Hello dear students, welcome to the channel. In the second video of atomic structure series, today we are going to discuss about the atomic models. जैसे जैसे जब डिस्कवरी जैसे पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस किए थे। तो जब ये पता चल गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन करके दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो अब ये क्वेश्चन था कि ये दोनों पार्टिकल एटम में अरेंज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन जो थे उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके हिसाब से उनकी हाइपोथेसिस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे अरेंज होंगे। तो फिर उनका मॉडल में जब बाद में कुछ कमियां लगी, कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए, तो फिर दूसरे आए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अपना लेके। तो ऐसे ही हम लोग अभी सारे मॉडल जितने हम लोग अभी आज तो हम दो ही मॉडल डिस्कस करेंगे, एटॉमिक ये थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बाकी जो मॉडल हैं जो ग्रेजुअल और डिस्कवरीज हुई उन सब के लिए और थ्योरीज हैं, उसके साथ सपोर्टिंग और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम दो एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है पहला है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, सो नाउ इसमें आपको जैसे मेरा ये फिगर में दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थॉमसन्स मॉडल ये प्रपोज किया था इन्होंने कि जो ये स्फेयर है, दिस स्फेयर इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस स्फेयर इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, एंड इन दिस स्फेयर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से बीच बीच में ऐसे फंसे हुए हैं या एम्बेडेड हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन के मॉडल ने बताया कि भाई ये तो अपना जो पूरा स्फेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पूरा का पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। ओके, पूरा एटम ही पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें बस इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कहीं कहीं फंसे हुए हैं। तो ये मॉडल जो है वो काफी हद तक रिजेंबल करता है वाटरमेलन से, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल। और ये काफी हद तक वो रिजेंबल करता है प्लम पुडिंग से भी, प्लम पुडिंग। तो इसको इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो जैसे वाटरमेलन में वाटरमेलन के अंदर जो पूरा रेड कलर का पल्प होता है, वो पूरा पल्प का जो स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आप जस्ट इमेजिन करो इसको, तो वो पूरा पल्प पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें जो सीड्स आपको दिख रहे हैं उनको आप इमेजिन करो एज अ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन की तरह कहीं भी बीच भी उस पल्प में एम्बेडेड है, फंसे हुए हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे जो आंसर नहीं हो रहे थे, तो जिनमें से मैं आपको कुछ यहाँ पे बताती हूँ। दे विल बी लिस्टेड एज लिमिटेशन। ओके, लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो इस मॉडल के द्वारा नहीं एक्सप्लेन हुई। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि भाई ये मॉडल जो था, ये मॉडल पूरा तरह से स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक का मतलब है कि कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, ना तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई एटम होगा तो फिर जो केमिकल बॉन्डिंग है या फिर चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट है, चार्जेस का एक्सचेंज है, वो सब कैसे होता है। तो ऑल दैट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, कि भाई स्टैटिक तो होना नहीं चाहिए। ओके, वो हमारे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। दूसरी बात है, दूसरा एक्सेप्शन, कि यहाँ पे ये माना गया था कि एटम का जो मास है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली या एक तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, कि मॉडल ने बताया कि द मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड is considered as is considered as evenly distributed, evenly distributed। भाई पूरे का पूरा मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है, एटम में सारा मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पूरा एटम इवनली मास से में डिवाइड नहीं होता। तो तीसरी बात है कि ये जो है इन्होंने इस एटम ने ये नहीं बताया कि भाई चार्ज बैलेंस कैसे हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस कैसे हैं। तो ये एटम नहीं, कैन नॉट एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ चार्जेस, कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बैलेंस कैसे कर रहे हैं। और चौथा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था इसमें कि
ये जो मॉडल है, इट हैड नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ओके, नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। भाई कोई भी अगर थ्योरी है, कोई भी हाइपोथेसिस है, उसको मानने कब बोला जाता है कि अब उसे माना जाएगा, नाउ इट इज प्रूव्ड और वेरीफाइड। तो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जरूरी है, अदरवाइज वो एक थ्योरी ही है, वो एक हाइपोथेसिस ही है, उसको हम ट्रू नहीं मान सकते अगर उसके सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो तो ये सारी बातें थी थॉमसन्स मॉडल की। तो इससे बढ़कर जब आगे की रिसर्च की गई, आगे का बात सोची गई, समझी गई, तो क्या मिला कि एटॉमिक मॉडल, जब ये थॉमसन के बाद दूसरे एक हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। ओके, रदरफोर्ड सबने नाम सुना होगा, नाइन्थ क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में। कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे अभी। तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये। ओके, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या स्कैटर कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा रेज का स्कैटरिंग हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिए कि यहाँ मैं थोड़ा इसको लेबल करती हूँ, डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे है, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। आप लोगों को पता ही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या करते हैं, दे रिलीज सर्टेन रेज। ओके, अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा रेज का सोर्स है। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा रेज। ठीक है, यहां से अल्फा रेज निकलती हैं। फिर ये है आपका एक स्लिट। ओके, ये है स्लिट। स्लिट मतलब ये ऐसा, इसमें से जब रेडिएशन निकलेंगी, पास होंगी, तो वो रेडिएशन जो है ना, वो एक जगह पे फोकस हो जाएंगी। जैसे अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है, वो हो सकता है अभी स्कैटर्ड हो, ये इनको फोकस करेगा, स्लिट के थ्रू पास करके फोकस होंगी। अब यहाँ पे इन्होंने बीच में ये रखा है, ये जो है ये एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, थिनेस्ट गोल्ड फॉइल, ऑलमोस्ट 0.01 mm की थिकनेस का गोल्ड फॉइल है, बहुत पतला सा। ठीक है, इसमें से, और ये जो साइड में आप व्हाइट देख रहे हैं, ये है आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ओके, ये आपने वहां मॉडल्स आपने जब डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज पढ़ी थी, तब भी आपने देखा था कि वहां पे इस तरह से जो एक थिन फोटोग्राफिक स्क्रीन लगी होती है पीछे, और उनका काम होता है कि जब उन पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई रेडिएशन हिट करेंगी, तो वो उसका फ्लोरेसेंट, वो वहां उस जगह पे वो चमक जाएगा। जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है वो फ्लोरेसेंट हो जाता है, वो चमक जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई उस पे कोई रेडिएशन आके हिट करी है, कोई रेडिएशन आके टकराई है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, इसमें आपने देख लिया। अब ये इसमें करते क्या है, होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट से। तो जब यहाँ से रेडिएशन पास होती हैं, अल्फा रेज पास होती हैं, ये अल्फा रेज जो है पास होके ये जो गोल्ड फॉइल है इससे टकराएंगी। अब यहाँ जब ये गोल्ड फॉइल से टकराती हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस पाए गए। कुछ तो ये देखा कि ऐसे करके आप देख रहे हो कि ये रेडिएशन सीधे जा रही है। ठीक है, ये रेडिएशन क्लियरली पास हो गई है, तो उसका आपको रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है और कुछ वो पास हो जा रही है। ठीक है, कुछ रेडिएशन आप देख रहे हो कि जो आ रहे हैं रेडिएशन, मगर उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन इस तरह से यहाँ पे ग्लो करती है, उस यानी कि कुछ रिफ्लेक्ट, ये है, ये शो करती है डिफ्लेक्शन। ठीक है, अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ही बहुत थोड़ी सी कुछ रेडिएशन होती हैं जो इस तरह से वापस अपने पाथ पे रिवर्ट हो जाती है, वापस अपने पाथ पे चली जाती है। तो तीन तरह के ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ मिले हैं। एक कि most of the radiation has passed through, okay, and some has deflected and some has reflected back. Okay, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा इससे, इस डायग्राम से। अब मैं आपको इसके ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशन है और फिर उससे क्या कंक्लूजन निकला। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो, अब हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारी, आपको ज्यादातर रेडिएशन आपको कैसी मिलेंगी, जो पास हो जा रही है, जो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रही है। आपको ये रेडिएशन देख रहे हैं, ये सारी रेडिएशन सीधे जा रही हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये सारी कैसी हैं, ये सारी हैं अनडिफ्लेक्टेड। ओके, अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सब। ओके, ये जो है, ये रेडिएशन, ओके, ये है स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड।
ओके। और ये जो आपको यहाँ दिख रही है ये completely largely deflected. Okay, they are largely deflected alpha particles. Okay, तो ये तीन तरह के जो रेडिएशन आपको मिल रहे हैं उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस जो जहाँ प्रेजेंट हो रहा है और न्यूक्लियस से जब ये साइड से टकरा रही हैं तो ये रेडिएशन जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। ठीक है, यहाँ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और जहां ये बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर से टकरा रही है, ठीक है, तो यहाँ कंप्लीटली रिवर्ट हो जा रहा है, कंप्लीटली रिवर्ट हो जा रहा है। और जहां जहां न्यूक्लियस है उसके साइड से अगर निकल जाती हैं तो अनडिफ्लेक्टेड पाथ मिलता है। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड पाथ हो जाता है। तो ये तीन तरह के ऑब्जर्वेशन मिले, तीन तरह के ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो, मैं यही लिखती हूँ ऑब्जर्वेशन भी। मोस्ट ये जो अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर मोस्टली फाउंड, ओके, मोस्टली फाउंड अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा ऑब्जर्वेशन था फ्यू, ओके, few of alpha particles are slightly deflected and very few of alpha particles are largely deflected, तो तीन जो ऑब्जर्वेशंस आई, तीन ऑब्जर्वेशन से फिर हमें मिला कंक्लूजन। ठीक है, उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला आप देखिए। कंक्लूजन कंक्लूजन क्या रहा तीनों ऑब्जर्वेशन से? पहला कंक्लूजन है कि क्योंकि बहुत सारी पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, स्ट्रेट चले गए, इससे ये पता चलता है कि देयर मस्ट बी लार्ज अमाउंट, देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस, यानी एटम में एम्प्टी स्पेस है, ज्यादातर एटम में एम्प्टी स्पेस ही है, इसीलिए अनडिफ्लेक्टेड रेडिएशंस पास हो जा रही हैं। और क्योंकि बहुत कम रेडिएशन थी जो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो उससे पता चला कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज। बट वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड in the space occupied, okay, space occupied by पॉजिटिव पार्टिकल्स। ठीक है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जहां होंगे वहां पे ही सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पूरा रहता है, और जो कि बहुत ही स्मॉल पार्ट है, विच इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है, इतनी बात हुई। तीसरी बात, क्योंकि वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ जो है उससे डिफ्लेक्ट हुए थे, कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हुए या लार्जली डिफ्लेक्ट हुए, इससे ये पता चला, उससे ये इंडिकेट हुआ कि जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एटम जो है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जो इसको न्यूक्लियस बोल दिया गया भाई, सेंटर ऑफ एटम जहां पे पॉजिटिव चार्ज था उसे न्यूक्लियस बोला गया, और वो जो है is very rigid, okay, that center is very rigid, okay, and जो अल्फा पार्टिकल है वो उससे रिकॉइल हो जाते हैं, उससे टकरा जाते हैं ड्यू टू रिजिड एंड ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन, तो जो ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन ऑफ alpha particles with nucleus, okay, very few alpha rays has largely deflected, yeah, shows alpha rays shows large deflection। ठीक है, तो तीन जो अपने को कंक्लूजन मिले कि अगर बहुत सारे जो रेज हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब है वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस है एटम में, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है,
और वो जो सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं वो रिजिड है। इसकी वजह से जो है वो एक डायरेक्ट कोलिजन होता है अल्फा रेज का न्यूक्लियस के साथ, और वो पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से काफी कुछ आइडिया लगा हमें एटॉमिक मॉडल का, और इसी के ऊपर इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फिर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया। ओके, जिसे कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसको और हम कह सकते हैं इसको और एक नाम से बुलाया जाता है प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल रिजेंबल करता है हमारे प्लैनेट सिस्टम से। जो हमारा प्लैनेट सिस्टम सोलर सिस्टम है, जैसे उसमें सेंटर में सन है और चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है एटम के, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड है। ओके, मास एंड पॉजिटिव चार्ज इसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। और उन्होंने बताया कि बाकी जो है वो अपने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने प्रपोज की अपने एज अ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। ओके, अब इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अब इसी के पॉइंट्स अगर हम और पोस्टुलेट्स की बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो पहले पोस्टुलेट यहाँ पे कहता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है एंड मास है। ठीक, और ये कहाँ है? ये एटम के सेंटर में है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स का से होता है, प्रोटॉन्स में होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स द्वारा होता है। और मास किसके द्वारा मेनली होता है? न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही होते हैं और दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। आ, तो मैं इसमें ये पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि न्यूक्लियस जो है वो वेरी वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल देन द एंटायर एटम। ओके, इन कंपैरिजन टू एंटायर एटम न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल। ओके, सो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज जो है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो, अगर हम कहते हैं 10⁻⁻10, अगर हम इनका रेशियो लें, डायमीटर ऑफ एटम एंड डायमीटर ऑफ एटम एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम कंपेयर करें, डायमीटर ऑफ एटम और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को कंपेयर करें। ओके, सो इट इज एक्चुअली, अगर हम कहें 10⁻⁻8 इज डायमीटर ऑफ atom and 10⁻⁻13 is the diameter of nucleus. So the ratio here is of 10⁵ almost. यानी diameter of atom is 10⁵ times to the diameter of nucleus. तो इतना डिफरेंस है साइज में। न्यूक्लियस इतना छोटा है और किसी भी एटम का, तो उसके लिए अगर अब हम रेडियस कैलकुलेट करनी है तो रदरफोर्ड ने एक रेडियस, किसकी? रेडियस ऑफ योर एटम की ऑर्बिटल की रेडियस अगर कंपेयर करनी है तो उसके लिए उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट अगर करना है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज proportional to nucleus is proportional to the cube root of the number of न्यूक्लियॉन्स, जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनके क्यूब रूट के बराबर है। ठीक है, जैसे अगर हम रेडियस को r से डिपिक्ट करें, r इज प्रोपोर्शनल टू द a इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ का क्यूब रूट 1/3। ओके, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट को कह सकते हैं। और r नॉट क्या है? R naught is a constant जिसकी वैल्यू होती है 1.33 into 10⁻13 सेंटीमीटर। ओके, और A जो है वो क्या है? A is न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और R हमारी रेडियस हो जाएगी। तो इससे अगर हमें फाइनल इक्वेशन अगर हमें लिखनी है यहाँ पे इससे, ठीक है, फाइनल इक्वेशन,
तो R इक्वल टू यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू A की पावर 1/3। ये लिख सकते हैं हम इसको। ओके, दिस विल बी द फाइनल रिलेशन हियर। ओके, ऑलराइट। तो होप दैट मेक्स इट क्लियर सो फार। इतना हमारे अभी दो रदरफोर्ड के मॉडल हैं। हाँ, अब ड्रॉबैक भी बात कर लें कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां रह गई। ठीक है, जैसे थॉमसन के मॉडल की कमी थी, कुछ कुछ लिमिटेशन थे, तो यहाँ रदरफोर्ड के मॉडल के भी लिमिटेशंस रहे, जिसकी वजह से फर्दर कुछ उस पर स्टडीज किए गए, फिर फर्दर मॉडल्स भी हमें मिले। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था? पहला ड्रॉबैक तो यही था कि पहला ड्रॉबैक तो ये कहता था, भाई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी, मैक्सवेल्स मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये थ्योरी प्रपोज हुई। ओके, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। थ्योरी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय मैक्सवेल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैक्सवेल का कहना था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ओके, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेशन में है, ओके, एनी चार्ज पार्टिकल इफ रोटेटिंग लाइक दिस, तो वो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगा एनर्जी, तो थोड़े टाइम बाद उसका पाथ छोटा होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। तो इफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इफ इलेक्ट्रॉन loses loses lose its energy, okay, loses its energy in the form of radiation, या EMR, electromagnetic रेडिएशन। ठीक है, अगर ये ऐसे रेडिएशन करता जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन लूजेस कंटिन्यूसली, तो फिर क्या होगा कि उससे क्या होगा, इट विल कीप मूविंग। तो इलेक्ट्रॉन विल कीप मूविंग क्लोजर, कीप मूविंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर एक टाइम बाद वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इसने मूव करना शुरू किया, ऐसे मूव किया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्योंकि यूज कर रहा है, तो धीरे धीरे ये अपने न्यूक्लियस के साथ जो है पास आता जाएगा, और थोड़ी देर बाद न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस है हमारा, तो इसमें कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इसका इसी तरह से पाथ रहा, ऐसे ऐसे, ठीक है, रोटेट होता रहा, तो ये न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो ये तो एक ड्रॉबैक है, तो जिसको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने डिस्क्राइब नहीं किया कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को कैसे बचा के रखता है, कैसे वो रेडिएशन में रिलीज नहीं होती। ओके, दूसरा ड्रॉबैक था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग एनर्जी, ओके, कंटिन्यूसली अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो फिर उनका जो स्पेक्ट्रम होगा, आपको पता ही है, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का ग्राफ। तो अगर स्पेक्ट्रम अगर ऐसी रेडिएशन है जो कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है, तो स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस। देन ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस भाई, क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज हो रही है, तो स्पेक्ट्रम ऑल्सो शुड बी कंटिन्यूअस, जो कि नहीं होता। ओके, कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए, while but actual spectrum is line spectrum, कंटिन्यूअस ना होके लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। तो यानी कि ये भी एक ड्रॉबैक है जिसको रदरफोर्ड की ये थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो सो फार हमने अभी तक दो मॉडल पढ़ लिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दोनों ही आप लोग ने पहले भी पढ़ रखे हैं, 9th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हैं। अभी एक वीडियो और ऐसी आएगी जो थोड़ा सा 9th क्लास का ही टॉपिक है, पर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप में स्टडी करना।
और थोड़ा सा उसका लेवल अब 11th का लेवल स्टार्ट हो जाएगा, 11th एनसीईआरटी का, तो उसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इसे आप ध्यान से पढ़िए और एक बार और रिवाइज करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।